मोहम्मद सरूड़ी साहब और प्यारेलाल शर्मा जी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट हैं। आपको याद होगा एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था 2021 में, इसी प्यारेलाल शर्मा जी को आरएसएस के एक फंक्शन में अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग। लोगों का कहना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सीजनल पार्टी है। उनका कहना है कि ये तब यहाँ नमोदार होते हैं जब इलेक्शन का बिगुल बजता है। भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार किश्तवाड़ में चुनाव लड़ रही है, उसका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसने क्या कोई। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी दंगल जो है वो लगातार आप देख रहे हैं। इस दंगल में जो उम्मीदवार इस दंगल में उतरे हैं उनकी अपडेट जो है वो पल पल आपके साथ जो है शेयर करते जा रहे हैं। हम जिला किश्तवाड़ में बने हुए हैं और आपको ये अपडेट्स जो है वो लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार जो है किस कटघरे में खड़ा है। मैं जिला किश्तवाड़ के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पर नजर बनाया हुआ हूं और आपको उन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज की अपडेट्स पल पल की खबर जो है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। पीछे भी हमने एक इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू में हमारे साथ एडवोकेट शेख नासिर थे, उनमें भी बहुत सारे सवाल हमने किए थे और आज भी मेरे साथ दूसरा इंटरव्यू इनके साथ करने जा रहा हूं। इस बार भी कुछ इनके जो आपने पीछे वीडियोस देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर इन्होंने जो बाकी विधायक हैं उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, जहां आरएसएस को बैन लगाने की बात की गई और बाकी जो कैंडिडेट्स, जो खासकर इंद्रवाल की मैं बात कर रहा हूं, जो बाकी वहां कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की। उन सवालों को लेकर मैं आज इनके रेजिडेंस पर पहुंचा हूं, इनको सवालात करूंगा, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूंगा। नासिर साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले कई दिनों से लगातार जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है आप ग्राउंड पर हैं और आपके जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है लोग जो है वो आपसे सवाल करना चाहते हैं और आज हम वही सवाल आपके पास लेकर आए हैं। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपने हाल ही में एक बयान दिया, आपने कहा कि जो इंद्रवाल के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, जो खासकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर कहा, आपने कहा वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। आपके पास आप ये कैसे बता सकते हैं कि वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मुझे याद है कि जो पिछला इंटरव्यू आपने किया था, आपने कहा था कि आप भी उठे हैं जी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मैं चुनाव में उठा नहीं हूं, मुझे उठाया गया है, मुझे खड़ा किया गया और मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। बिल्कुल। मेरी पार्टी ने मुझे मैंडेट देकर के कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है और पार्टी के आदेश के मुताबिक मैं मैदान में उतरा जी। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं होती या जिनको अपनी अपनी पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया है, जिनको ये कहा गया है कि तुम्हारे पास चुनाव लड़ने के लिए हम आपको मैंडेट नहीं देते, आपको अथॉरिटी नहीं देते, वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो उनके चुनाव में उतरने के पीछे कुछ न कुछ गर्ज जरूर रहती है जी। आप ये कहें कि उनके पास या वो जो चुनाव में उतर रहे हैं उनके लिए कोई विजन है, कोई मंशूर है या कोई मिशन है, ऐसा नहीं होता है। वो किसी मकसद से, जाती गरज से चुनाव में खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बार बता रहा हूं कि वो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, ये मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं कि दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब और प्यारेलाल शर्मा जी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। इसका मैं आपको सबूत ये कहकर दे रहा हूं। देखिए, प्यारेलाल शर्मा जी जो सरूड़ी साहब के करीबी रहे हैं, 10-15 साल उनके साथ चले हैं। बिल्कुल। तीनों चुनाव सरूड़ी साहब जो लड़े उसमें एक अहम भूमिका प्यारेलाल शर्मा जी ने निभाई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब वो सरूड़ी साहब से अलग हो गए? ठीक है, अलग हो गए, एक दूसरी जमात ज्वाइन की और उस जमात ने जब उन्हें कहा कि आपको हम मैंडेट नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका चोला पहन करके वो लोगों के दरमियान जाता रहा, जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद करता रहा, आखिरकार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट देने से पहले अपने तौर पर इनपुट्स लिए, जैसे हर पार्टी करती है, पार्टी ऐसे मैंडेट नहीं देती, वो इनपुट्स लेती हैं, वो फीडबैक लेती हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेती हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां पर हमने उतारना है। उनके पास जो फीडबैक गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, उन्हें ये वाजह हो गया कि ये शख्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। आपको याद होगा एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था 2021 में, इसी प्यारेलाल शर्मा जी को आरएसएस के एक फंक्शन में अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग आरएसएस के लिए की है। उस अवार्ड सेरेमनी में आरएसएस के जो हेड्स हैं जिला किश्तवाड़ के अंदर, उनके साथ साथ सुनील शर्मा भी उस फंक्शन में मौजूद थे। उसके अलावा बड़ी बार हमने इनको सुनील शर्मा के साथ स्टेज शेयर करते देखा, उनके घरेलू फंक्शंस में देखा, हर जगह देखा।
तो ये बात हर कोई जानता है भारतीय कि जनता वो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी कमेंट्स करके हाँ, बताया। ये बात जाहिर होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन है। जी। अलबत्ता चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 80% मुस्लिम वोट्स हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे अपने सिंबल पर, तो शायद जो इस वक्त पूरे देश में उनके खिलाफ इस मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो शायद वोट में कन्वर्ट ना हो पाए, इसलिए उन्होंने उसको कहा कि तुम किसी और का चोला पहन लो और चुनाव लड़ो। लेकिन जब उसे वहां से छुट्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करके उनको कहा कि आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक नेशनल पार्टी का जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया पर एक आम आदमी को, जबकि उनकी खुद की पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, वो उसे ये सलाह दे रहा हो, ये सजेस्ट कर रहा हो कि आप इंडिपेंडेंट होकर मैदान में उतरिए। तो ये बातें कम नहीं है क्या? उसके बाद भी प्यारेलाल शर्मा जी ने 1000 बार ये कहा कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूं और मुझे जहां चाहे मैं इलेक्शन लड़ने के बाद उस पार्टी में शामिल हो सकता हूं। आप मुझे बताइए, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द थे, जिस पार्टी का राग वो अलापते रहे, तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर वो पार्टी के लॉयल होते, वो कहते बिल्कुल ठीक है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी का फैसला है। क्योंकि बार बार कहते थे पार्टी जो फैसला करेगी मैं उस पर कायम। आज उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया, मेरे साथ धोखा उन्होंने इंदरवाल की आवाम के साथ किया। पहले वो ढोल बजाते रहे कि मुझे मैंडेट मिला है, मैंडेट मिला है। भैया, जब तेरी जेब में पार्टी की अथॉरिटी नहीं थी, मैंडेट नहीं था, तुमने लोगों को बुलाया क्यों? अपना स्वागत क्यों करवाया? तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया, तुम्हारी पार्टी ने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया था। जहां तक बात गुलाम मोहम्मद सुडी साहब की है, पार्लियामेंट के चुनाव में यह बात अया होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस क्षेत्र से गुलाम नबी आजाद साहब चुनाव हारते हैं, उनकी अब पार्टी अपनी है, वो वहां से गुलाम मोहम्मद सुडी साहब कैसे जीतते? उनको एक काम दिया गया था कि आपने किसी तरीके से जितेंद्र सिंह के लिए रास्ता हमवार करना है। उन्होंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और वहां से जब वो उन्हें वोट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई, तो उन्होंने ये सोचा कि शायद गुलाम नबी आजाद साहब की वजह से मुझे वोट कम मिले, अब वो इंडिपेंडेंट होकर मैदान में उतरे। और ऑन रिकॉर्ड है, आप सोशल मीडिया खोल के देख सकते हैं, उन्होंने अपने घर में कोई रेजिडेंस में कोई मीटिंग हो रही थी, वहां साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम अब इंडिपेंडेंट है, हमारी लॉटरी लगने वाली है, जिसकी सरकार बनेगी हम उसके साथ जाएंगे। अरे भैया, ये तो लॉटरियां लगाने आए हैं, ये लोगों के काम के लिए नहीं आए हैं, ये जनता की सेवा के लिए नहीं आए। और लॉटरियां लगने का मतलब ये होता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, लॉटरी उसी की लगती है। आप पूरे देश में इसलिए मेरा ये मानना है कि दोनों उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी कैंडिडेट है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर वो इससे इनकार करते हैं तो वो जनता के सामने आए, सबूत दें कि वो नहीं है। जी, चलिए, ये तो आपने कहा। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा बहुत अच्छे से। जब आप देखते हैं कि जब भी हम एडवोकेट शेख नासिर से इन सवालों की बौछार करते हैं, तो अंधाधुंध जो हमारे पास जो जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, वो आप जानते हैं। चलिए, दूसरा सवाल शेख नासिर साहब से करते हैं। आपने एक और इल्ज़ाम लगाया था हाल ही में, आप एक जगह पर जो है बयान दे रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां आपने बताया कि इंदरवाल की आवाम को जो है वो खरीद और फरोख्त की जा रही है। जहां आपने बताया कि रात में जो है गाड़ियां लाद कर जो है इन प्रत्याशियों के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर लोगों की खरीद और फरोख्त होती है। आपने इल्ज़ाम लगाया है, आखिर आपके पास ऐसा क्या सबूत है और आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सोशल मीडिया खोल करके देखें, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे। और ये जो खरीद फरोख्त का काम है, ये आज नहीं बल्कि ये तो कई दहाइयों से इंदरवाल में होता है। और खरीद फरोख्त करने वाले कौन लोग हैं? सरमायादार लोग हैं। देखिए, एक नैरेटिव है सोसाइटी में, खासकर इंदरवाल हल्के में एक परसेप्शन लोगों में ये है कि जिसके पास ज्यादा माल है, जो ज्यादा सरमायादार है, वही चुनाव लड़ सकता है। क्यों? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस के मुताबिक एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया है जो आप कैंपेन में खर्च कर सकते हो। यहां ज्यादा और कम सरमाया होने की तो बात ही नहीं है। फिर इस तरह का परसेप्शन लोगों के अंदर क्यों है कि जिसके पास ज्यादा माल होगा, जो ज्यादा सरमायादार होगा, भले ही उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए कोई मंशूर नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास सरमाया है, वो उम्मीदवार बन सकता है, वो लीडर बन सकता है। वो इसीलिए क्योंकि इस चुनाव में यहाँ खरीद फरोख्त होती आई है और इस बार भी हो रही है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहां पर लोगों ने ये कहा कि हमें बुलाया गया और बुलाने के बाद कस्में दिलवाई गई और कस्में देने, कुरान के ऊपर हाथ रखा गया और हमें 2000 या 5000 में जो है वो घर से निकाला गया। हाँ, रिश्ते कबाब भी खिलाए गए। आप ये बताइए कि अगर आप
रिश्वत देते हैं जी। आप किसी को घर बुला करके रिश्वत देते हैं, और कितने अफसोस की बात है कि रिश्वत देने के बाद आप कुरान शरीफ पर हाथ रखकर उनसे कसम लेते हैं। रिश्वत देना, किसी को खरीदना बहुत बड़ा गुनाह है, उसके बाद उससे बड़ा गुनाह आप ये करते हैं, आप कुरान पे हाथ रखना। बिल्कुल। तो अगर ये लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम इल्जाम आयद करें, वो आ जाए मीडिया के सामने, वो कहें, खुल्लम खुल्ला कहें, ऐलानन कहें कि ना हमने किसी को पैसे दिए हैं, ना हम किसी को पैसे देंगे, और ये जो इल्जाम है वो गलत है, वो कसम खा करके लोगों के सामने आए। अगर उन्होंने ये कहा कि हम किसी को पैसे नहीं देंगे और ना हमने किसी को पैसे दिए, तो जिन लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं या जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे, वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे और इनके जो चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। इसलिए कभी नहीं आएंगे कहने के लिए, क्योंकि इन्होंने लोगों को आशा दी है, हम पैसे दे रहे हैं और देने वाले भी हैं। और अगर ये ऐलान करते हैं कि ना हमने दिए हैं ना हम देने वाले हैं, तो आप खुद देखिए इनका स्कोर क्या रहता है। आप अगर जहां कह रहे हैं कि इंदरवाल में सरमादार लोगों का सब कुछ चल रहा है, आप भी इस दंगल में है और आप उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे कि लोग मुझे ही वोट दें? क्योंकि जब एक तरफ सरमादार लोग हो और एक पास आप बोल रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं लोगों के पास विजन लेकर जाऊंगा, अपने बात लेकर जाऊंगा, आप इस जंग को किस तरीके से जीते, कैसे जीतेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि सोसाइटी में एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बन चुका है जी कि सरमायादार लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। हम सरमायादार लोग नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, और चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि इस परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास माल नहीं, आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक नजरिया होना चाहिए। आपका जरूरी आप ठेकेदार नहीं है कि आप चुनाव लड़ें, आपके पास अगर विजन है, मंशूर है, लोगों के लिए काम करने के लिए तड़प है, पैशन है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी आशा के साथ और इसी जज्बे के साथ हम मैदान में उतरे। देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं, और ये बात आज की नहीं है, पहले से, कि सरमायादार ही इंदरवाल हल्के में आकर चुनाव लड़ता है। लेकिन किसी न किसी को इन सरमायादारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और इस उम्मीद से हम खड़े हो गए हैं कि यहाँ पर एक जंग है सरमायादार की और आम लोगों की, और लोगों को समझाने की जरूरत है कि सरमाया आपकी तकदीर नहीं बदल सकता, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता, आपकी सड़कें नहीं बना सकता, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। उसके लिए एक विजन चाहिए। और अगर हम भी दूर रहे और सरमायादारों के लिए मैदान खाली छोड़ दिया, तो आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी, हमसे सवाल करेंगी कि अगर आपके पास लगन थी, जज्बा था, हिम्मत थी, जोश था, तो आपने इन सरमायादारों का मुकाबला क्यों नहीं किया। इसलिए हम मैदान में उतरे हैं और इन सरमायादारों का मुकाबला करेंगे, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो जनता है, खास करके यूथ, वो जागा हुआ यूथ है, अवेयर है, एजुकेटेड है। वो 5,000 2,000 में बिकने वाला यूथ नहीं है। 5,000 2,000 उनके लिए कोई माने नहीं रखता। उनके लिए एक भविष्य चाहिए, एक रोशन मुस्तकबिल चाहिए, और आज का नौजवान ये जानता है कि उनका रोशन मुस्तकबिल एक ठेकेदार, एक सरमायादार नहीं लिख सकता। उसके लिए एक विजन चाहिए, और हम उनके भाई, उनके दोस्त बन करके इस क्षेत्र को आगे लेना चाहते हैं। सर, जहां आपने एक हालिया दिनों में छात्रों के अंदर एक रैली की, जहां लोगों से आपने खिताब भी किया, जहां आपने आरएसएस पर बैन लगाने की बात की और जमात इस्लामी को बैन हटाने की बात की। आप सोशल मीडिया भी देखते हैं और हम सब देखते हैं, जहां बताया जा रहा है कि जहां इंदरवाल की बात करें कि वहां जो ज़्यादा आबादी है वो मुस्लिम की है, और एडवोकेट शेख नासिर जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, उस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, हमने कभी भी इस चश्मे से लोगों को नहीं देखा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम लोगों की खिदमत करने के लिए मैदान में उतरे हैं जी। और आरएसएस जो है वो कोई सनातन धर्म नहीं है। हम हर धर्म की, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये मेरा दीन मुझे सिखाता है कि मैं सब की इज्जत करूं। और जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस में तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है जी। आरएसएस कहां से एक ही धर्म की ऑर्गेनाइजेशन हुई? हम आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। हम आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा धर्म की राजनीति रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा नफरत फैलाने की राजनीति रही है। इसलिए हमने कहा कि जिसने देश के राष्ट्रपिता को शहीद किया, जो तंजीम हर साल हथियार लेकर के मार्च करती है, जो तंजीम शाखाएं लगा करके नौजवानों को, छोटे बच्चों को तरबियत देती है कि किस तरह से आपने दंगा करना है, किस तरह से आपने मार धाड़ करनी है, तो उस तंजीम पर पाबंदी लगाना जरूरी है। उसके बरकस जमात इस्लामी की जहां बात करें, जमात इस्लामी एक फलाही काम करती थी, सोशल वर्क का काम करती थी, तालीमी अदारे चलाती थी। अगर आपने जमात इस्लामी पर बैन लगाया जी, उसके पीछे जवाजत क्या है? और दूसरी जानब एक ऐसी जमात है जिसका पास्ट अगर आप देखें, या जिसके खिलाफ कितने एफआईआर रजिस्टर होते हैं, लिंचिंग के नाम पर, गौरक्षक के नाम पर, और बहुत सारी ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें उन्होंने इंसानी खून को सड़कों पर
फेरा दिया है। तो ऐसी जमात पर पाबंदी लगाना, ये कहना कौन सा जुर्म है? और यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की तो बात ही नहीं है। हम हिंदू भाई हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं इस इलाके में, इस खित्ते में अमन हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान हमको वोट करें। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है। ये आरएसएस के लोग करते हैं। आप आए दिन देखे सोशल मीडिया पर किस तरह के बयानात आ रहे हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते आए हैं, मुद्दों की राजनीति करेंगे। नाथ साहब, जाते जाते एक सवाल जो है आपसे करना चाहूँगा। लोगों का कहना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सीजनल पार्टी है। उनका कहना है कि ये तब यहाँ नमोदार होते हैं जब इलेक्शन का बिगुल बजता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। भले ही 1999 में इस जमात की फाउंडेशन डाली गई। मैं जिला किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ। मैं जिला किश्तवाड़ की बात कर रहा हूँ। 2 बार ये जमात सत्ता में आई है जी। और 2002 में जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उन्हें सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी का जो मंशूर था वो इम्प्लीमेंट हुआ। हीलिंग टच पॉलिसी से हमने लोगों को एक राहत दी। और 2002 का पीरियड, मैं किश्तवाड़ की बात करूंगा, एक गोल्डन एरा माना जाता है, जहां नई तहसीलें क्रिएट हुई, डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी, बहुत सारे काम हुए। मरवावाड़न जो अनकनेक्टेड एरिया था उसे रोड कनेक्टिविटी मिली और बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम हुए जो किश्तवाड़ के लिए मिसाली थे। हालांकि किश्तवाड़ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां से कुछ नहीं मिला। आप सीजनल होने की बात करें, 2019 के बाद या उससे पहले 2014 से अगर हम गिनना शुरू करें, 2014 से लेकर अभी तक अगर कोई जमात सड़कों पर आपको दिखी, अगर कोई लीडरशिप आपको सड़कों पर दिखी, अगर कोई कारकुन आपको सड़कों पर दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी का कारकुन था। 2019 के बाद में 3 बार हिरासत में लिया गया। 2019 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, मुझे 1.5 महीने जो है वो नजरबंद रखा गया। 2020 5 अगस्त को फिर हमें बंद किया गया। यहां जब भी लोगों का मुद्दा है हम सड़कों पर निकले हैं। ये कहना हम सीजनल वो लोग हैं जिनका राजनीति में एक सिर्फ किताबों में या रिकॉर्ड में नाम रहता है और इलेक्शन के वक्त आते हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार किश्तवाड़ में चुनाव लड़ रही है, उसका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? उसने क्या कोई राजनीति की है यहाँ पर? सीजनल तो वो लोग हैं जो यहाँ इमोशनल कार्ड खेलते हैं, या दूसरी जमातें हैं जो कभी हमें ग्राउंड पर नहीं दिखी, आज बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। वो कहाँ थे जब किश्तवाड़ में लोगों को मसाइल दरपेश थे? जब यहाँ शहरों के अंदर बंकर्स लगाने की बात की जाती तब हम लोग बाहर निकले। जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई हम लोग बाहर सड़कों पर निकले। जब कभी भी किश्तवाड़ के लोगों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हुई, हम यहाँ एसएसआरबी को लेकर के बच्चों ने प्रदर्शन किया, पीडीपी के लोग उसमें शामिल थे। अब मैं कितने आपको गिनाऊं, यहाँ आए रोज जो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोगों को मुश्किल थी, पीडीपी हमेशा उनके साथ। ये तो देखिए, जब हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, हम पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, हम पर धांधली का कोई इल्जाम नहीं, हम पर सरमाया इकट्ठा करने का कोई इल्जाम नहीं, हम पर संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से बनाने का कोई इल्जाम नहीं, हम पर हरीफों से मिलने का कोई इल्जाम नहीं। तो अब हम पर जब कोई इल्जाम इनके पास है नहीं तो ये तो यही बातें कहेंगे। इसके अलावा अगर इनके पास कुछ और है वो कहें, इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये इसी तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता बाखबर है, वो अवेयर है, वो सब जानती है। सर, जाते जाते, क्योंकि आप इंद्रवाल से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा कि यूथ जो है वो आपके साथ जुड़ता ही जा रहा है, एक बड़ी लंबी कतार देखने को मिल रही है। उन यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा और इंद्रवाल की आवाम के लिए क्या कुछ खास रहेगा? क्योंकि इस बार आपको मड़वा वर्डवन को भी आपके साथ मिलाया गया है। बहुत सारे जो लोग जो पहले किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, अब उनको इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? क्योंकि आपको एक नया एक्सपीरियंस करना है उन लोगों के साथ। देखिए, जहाँ तक इंद्रवाल के अवाम की बात है, इंद्रवाल के तमाम बुजुर्ग नौजवान जो वक्त मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मौका है उस रिवायती सियासत को आप नकार दें। वो रिवायती सियासत जो हमेशा सरमायादारों ने इस हल्के में आकर के की, आपकी खरीद फरोख्त की है, आपको आपके साथ इस्तेसाल किया है, उस रिवायती सियासत को इस बार आप रिजेक्ट कर दीजिए। नौजवानों का मुस्तकबिल सोचिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पावर प्रोजेक्ट में रोजगार कभी नौजवानों को, यहाँ के नौजवानों को नहीं मिला है। रोजगार के वसाइल इंदरवाल हल्के में किसी ने पैदा नहीं किए और यहाँ का नौजवान इतना डरा और सहमा हुआ है कि आप खुद देखें कि नौजवान बाहर निकल के नहीं आ रहा है। मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि मैं नौजवानों के दिलों से वो खौफ निकाल दूं, उनके दिलों में जो डर भरा हुआ है उस डर को बाहर निकाल दूं और उनको कहूं कि मुस्तकबिल आपका भी है और आपका मुस्तकबिल संवारने के लिए नौजवान में हम भी हैं, हम आप मैदान में उतरे हैं। जो रिवायती सियासत है उसको एक तरफ रखें, हमारा साथ दें। आपने किसी शख्स को 18 साल आजमाया है, अब दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। अब गुरु और चेले को आप टाटा बाय बाय कर दें, आप हमें मौका दें। मैं आपसे 18 साल नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ आपसे 2 महीने मांगूंगा। 2 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, आपके साथ जो हम
इस वक्त बैठ के यहाँ वादे कर रहे हैं या आपको जो हम एक उज्जवल भविष्य की बातें कर रहे हैं, अगर 2 महीने के अंदर आपको जमीन पर लगा कि ऐसा नहीं है तो हम जवाबदेह हैं। लेकिन एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक मरतबा उस रिवायती सियासत को नकारते हुए एक बार हमें अपनी खिदमत का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट शेख नासिर मेरे साथ बात कर रहे थे और हमने कई सवालात इनसे किए, मगर जहां आपने देखा कि जो इंदरवाल के अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको लेकर कई सवाल हमारे भी थे और जो इन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हुए थे उन पर उन सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की है। जहां इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को खड़ा किया है और उन्हें बताया कि यहाँ की भोली भाली आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम जारी है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा था कि जब यहाँ इंदरवाल की आवाम को इन्हें कहा था कि सरमायादार लोगों के पास इंदरवाल का जो हलका है वो इन लोगों के पास पल्ले पड़ा हुआ है, लोगों ने डॉक्टर एडवोकेट शेख नासिर ने उन लोगों से अपील की है कि इन सरमायादार लोगों के पास बिल्कुल भी न जाएं, अपना ईमान बिल्कुल भी ना बेचें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो हम तक देखेंगे और अपना फैसला खुद करेंगे। आने वाले इंतखाबात में आप किसे वोट करते हैं वो आपके हाथ में है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।